हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एमसीक्यू का सेकंड सेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने जीएसटीएन मतलब नेटवर्क से लेके उसकी और ई वे बिल पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटीएन स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट क्वेश्चन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स न्यूज़। So answer is Goods and Service Tax Network, GSTN. Then next question देखते हैं। GSP stands for Good GST सुविधा प्रोवाइडर्स, GST समाधान प्रोवाइडर्स, GST संपर्क पॉइंट या none of the above. So answer is GST सुविधा प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज NAA इन GST? तो NAA क्या है GST में? नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, नेशनल ऑडिट अथॉरिटी, नेशनल एक्रूड अथॉरिटी या न्यू ऑडिट अथॉरिटी। सो आंसर इज नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल इज, GST काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, स्टेट चीफ मिनिस्टर या नन ऑफ दिस। सो आंसर इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। Next question, GST Council can make recommendation on goods and services to be exempted from GST, taxes surcharges to be subsumed in GST या fixation of GST rate या above all। तो GST Council किस चीज़ की रिकमेंडेशन देती है? सो आंसर इज above ऑल। तो जीएसटी काउंसिल क्या करती है? रिकमेंड करती है कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जाम करना है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जिसको और इंक्लूड करना है, या कौन कौन से टैक्सेस या सरचार्जेस है जिनको जीएसटी में इंक्लूड करना है, मर्ज करना है, या जीएसटी का रेट कितना फिक्स करना है। ये सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ों को रिकमेंड कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी रिकमेंडेशन पे उसको नोटिफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी नेटवर्क हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड, जीएसटी नेटवर्क किस लिए प्रोवाइड, क्यों इस्टेब्लिश और क्या प्रोवाइड करता है? सो IT इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, टू इस्टेब्लिश अ मैकेनिज्म टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, टू फैसिलिटेट हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, नन ऑफ द एवर। सो आंसर इज IT इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। तो पूरा जो GST नेटवर्क है उसी की वजह से ये GST का जो पूरा पोर्टल होता है जिस पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, फाइलिंग करते हैं और बिल्स वगैरह अपलोड करते हैं, ये सब चीज़ पॉसिबल होती है। तो ये एक तरीके से GST को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा IT का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा GST नेटवर्क जिसे हम GSTN बोलते हैं। तो सारे रिटर्न्स वगैरह वहीं पर फाइल होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन ऑफ GST नेटवर्क इंक्लूड्स facilitating registration, computation and settlement of IGST, matching tax payment detail with banking networks, above all. So answer is above all, क्योंकि GST नेटवर्क जो है या GSTN जो है वो ये सारे काम करता है। आप GSTN पे जाके आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, अगर IGST के लिए सेटलमेंट करना है या कुछ प्रॉब्लम है, कंप्यूटेशन का इशू है तो वो सब भी हो सकता है, कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसके लिए भी हो सकता है। इवन अगर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना है तो आउटपुट और इनपुट का जो भी मैचिंग का है वो भी वहाँ पे ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ GST नेटवर्क इंक्लूड्स, कौन कौन से सर्विसेज देते हैं? रिटर्न फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग, फिक्सिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर एग्जेम्पशन, इनवॉइसिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। तो GST नेटवर्क पे क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। सेकंड चीज़ है कि थ्रेशोल्ड लिमिट जिसके बेसिस पे एग्जम्पशन डिसाइड करते हैं, मींस एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, तो वो लिमिट फिक्स की जा सकती है क्या GST नेटवर्क पे। इन्वॉइसिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई हो रहे हैं उसकी इन्वॉइस दी जा सकती है, ये नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज रिटर्न फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग, क्योंकि बाकी चीज़ें GST टैक्स पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, आप ये चीज़ें पहले कर रहे हो। लिमिट फिक्स करना है तो GST एप्लीकेबल होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे। GST नेटवर्क मेनली GST को इम्प्लीमेंट कराने के लिए है, तो इम्प्लीमेंट कराने के लिए में से कैसे रिटर्न फाइल होगा, कैसे बिल्स अपलोड होंगे, बिल्स अपलोड होने की बात होती है, ना कि इनवॉइस बना के भेजने की बात होती है। सो ये जो है इनके सर्विसेज हो गए। नेक्स्ट है ई वे बिल इज़ जनरेटेड। ई वे बिल कब जनरेट होता है या कैसा है कि इलेक्ट्रॉनिकली टू वैलिडेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, सच मूवमेंट इज इन रिलेशन ऑफ सप्लाई व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड्स ₹50,000 या अबव ऑल। सो आंसर इज अबव ऑल। तो ई वे बिल क्या है? मूवमेंट, जो
गुड्स होते हैं जिनकी सप्लाई होनी होती है उनके मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल एक तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो इसकी वैलिडिटी होती है, ये डिपेंड करती है किलोमीटर्स पे, लेकिन 300 किलोमीटर तक का अगर आपकी गुड्स का मूवमेंट है, सप्लाई हो रहा है, तो उसमें 24 घंटे की वैलिडिटी है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर के लिए हैं। पर ये जो इसकी वैलिडिटी है ई वे बिल की, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका गुड्स कितने टाइम पीरियड पे आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, क्योंकि ये इन बिटवीन के लिए ई वे बिल होता है, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई के लिए होता है, तो मूवमेंट के लिए होता है, राइट। तो कब ई वे बिल मैंडेटरी होता है? जब 50,000 से एक्सीड्स आपकी वैल्यू होती है, गुड्स की वैल्यू जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ मैंडेटरी टू जनरेट ई वे बिल एंड व्हेन? So value of consignment exceeds rupees 50,000. Nature of consignment is full vehicle loaded with exempted goods only, loaded in own convenience. So answer is value of consignments exceeds rupees 50,000. राइट तो मैंडेटरी कब होगा? जब जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अगर उसकी जो वैल्यू है उन गुड्स की जिनकी सप्लाई होने वाली है वो अगर 50,000 से एक्सीड करती है तो आपको ई वे बिल लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो ई वे मतलब वे रास्ते के लिए है। तो ये जो बिल होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट, मतलब जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सप्लाई हो रहा है तो उसी के लिए होता है, उतनी देर के लिए ये वैलिड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन the movement of goods is caused by an unregistered person, the e-way bill shall be generated by। तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू ये मूवमेंट किया जा रहा है तो ई वे बिल कौन जनरेट कर सकता है? तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हिमसेल्फ, द ट्रांसपोर्ट, ईदर ऑफ देम या नन ऑफ देम। सो आंसर इज ईदर ऑफ देम। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन खुद भी ई वे बिल के लिए अप्लाई कर सकता है, या ट्रांसपोर्ट जिसके थ्रू हो रहा होगा वो भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स exports of goods and services, supply if goods and services to such developer units, supply of goods and services by such developer units, both A and B। so answer is both A and B। तो जीरो रेटेड सप्लाई क्या हो जाती है? दो ही सिचुएशंस होती हैं जिनको हम जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। पहली चीज़ कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरी चीज़ अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज उनकी सप्लाई किसी सच यूनिट्स में या सच डेवलपर जो यूनिट्स है वहाँ पे की जा रही हैं तो हम उन्हें जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। वही नील रेटेड सप्लाई क्या हो जाता है? नील रेटेड सप्लाई वो होता है जिसमें 0% का टैक्स स्लैब चलता है, जीएसटी का जो रेट है 0% वो एप्लीकेबल होता है, तो वो नील रेटेड हो गया। और जीरो रेटेड अगर एक्सपोर्ट हो रहा हो या सच पे सच को सप्लाई किया जा रहा हो। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ गुड्स टू सच यूनिट इज ट्रीटेड एज डैश इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर, exempt supply, reversal of credit, deemed export supply, no reversal of credit, export of supplies, non-taxable supplies या outside the scope of GST। so answer is export of supplies। तो हमें पता है कि अगर सच में हम सप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई-वे बिल वॉज नथिंग बट अ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दैट अलाउड मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉमनली नोन एज भक्ति, बहाती, बैथी, बेंच। तो एक्चुअली बहाती, तो ये जो ई वे बिल है वो बहाती से आया हुआ है। नेक्स्ट, ई वे बिल आर एप्लीकेबल ऑन, तो किस पे एप्लीकेबल होता है? तो आंसर हमें पता है कि ई वे बिल मैंडेटरी कब होता है, एप्लीकेबल होता है जब आपकी जो गुड्स की मूवमेंट है वो मोर देन 50,000 होती है तभी। सो यहाँ पे आंसर इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इतने क्वेश्चन लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम और जो जीएसटी से रिलेटेड से सप्लाई पे और क्वेश्चन, रिटर्न पे और क्वेश्चन जो होंगे वो हम लेते रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।